नमस्कार दर्शकों, मैं इंदु बंसल आप सबका फिर से एक बार हार्दिक अभिनंदन करती हूँ अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दर्शकों, सत्ता के दावेदार कार्यक्रम के माध्यम से हम सबका ये उद्देश्य है कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, जितने भी टिकट के दावेदार हैं, उनसे आपको परिचित करवा पाए। जहां आज की जनता सजग है कि हमें किसे चुनकर आगे लाना है, वहीं राजनीतिक दलों को भी अपने सर्वे में इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि जनता के करीब कौन रहा है, जनता के लिए किसने काम किया है और जनता के करीब जाकर उनकी समस्याओं को देख कौन रहा है, समझ कौन रहा है, उनकी समस्याओं को दूर कौन करना चाहता है। आज हमारे साथ हैं बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के दावेदार राजेंद्र भारद्वाज जी। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार इंदु जी। राजेंद्र जी, सबसे पहले आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। इंदु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके मीडिया समूह का धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपना पक्ष आपके चैनल के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचा सकूं। इंदु जी, मेरे दादाजी स्वर्गीय चैनाराम जी आजादी की लड़ाई में उन्होंने भाग लिया था, स्वतंत्रता सेनानी थे। उसके बाद मेरे ताऊ जी, मेरे पापा दोनों आर्मी से सूबेदार रिटायर हुए। पापा भी 2010 में उनका देहांत हो गया था। अभी मेरा भाई भी वर्तमान में सीआरपीएफ में काम कर रहा है, देश की सेवा कर रहा है। तो मेरे परिवार की पृष्ठभूमि एक सेना के परिवार की है, एक किसान परिवार की है। मैं वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रीय सोशल मीडिया प्रभारी भाजपा किसान मोर्चा हूं और मेरी पत्नी कॉमर्स मिनिस्ट्री में क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया में असिस्टेंट डायरेक्टर है, जो हॉस्पिटल्स का एक्रीडेशन NABH में काम करती है। राजेंद्र जी, राजनीति में आपका जुड़ाव कैसे हुआ, क्या प्रेरणा रही कि हाँ मुझे राजनीति में आना चाहिए? देखिए, बचपन से ही मैं आपको एक छोटी सी घटना बताता हूं। मैं जब 7th क्लास में सरकारी स्कूल में पढ़ता था, तो उस वक्त भारत के प्रथम राष्ट्रपति की बात आई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो मेरी टीचर थी श्रीमती विमला जी देवी, तो वो हमें बता के उनके गुणों का बखान कर रही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, तुम लोग क्या बनोगे? तो सबने कहा, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। मैंने कहा, जो मेरे नाम से राष्ट्रपति बना है तो मैं भी राष्ट्रपति बनूंगा। तो वो हंसी, क्योंकि सरकारी स्कूल का एक बच्चा, ग्रामीण पृष्ठभूमि का बच्चा, और ऐसी बात बोलता है। हालांकि मैं क्लास टॉपर था, पर उनको लगा कि चलो बच्चे में आ जाता है जोश और जुनून, तो हंसी। तो वो चीज मुझे चुभी कि मैम हंसी, यानी एक उपहास सा हुआ है। तो मन में था कि मुझे जाना है सार्वजनिक पद पे। अभी आप सामाजिक रूप से बहुत सक्रिय हैं, अपने क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप कौन कौन सी ऐसी समस्याओं को देखते हैं कि हाँ, अगर पार्टी मुझ पर विश्वास करती है और मुझे टिकट देती है, मैं सत्ता में आता हूं, तो मेरे क्षेत्र की ऐसी समस्याएं हैं, ऐसी विकास योजनाएं हैं कि जिनको मैं जरूर अमल में लाना चाहूंगा, जरूर पूरा करना चाहूंगा यहाँ पे। इंदु जी, देखिए, एक तो बिल्कुल मेरा सौभाग्य है कि भाजपा पार्टी ने मुझे राष्ट्रीय स्तर का पद दे रखा है। बिल्कुल। तो मैं सिर्फ बहादुरगढ़ नहीं, पूरे देश की समस्याओं से परिचित हूं। और कुछ समस्याएं तो हर जगह की एक ही है। आम आदमी की समस्याएं ये है कि अगर वो रात को घर पे आए तो बिजली रहे तो वो चैन की नींद सो सके, ताकि सुबह उठ के काम पे जा सके। घर से लेके काम पे जाने तक ट्रांसपोर्ट का जो सिस्टम है वो दुरुस्त हो, सड़कें ठीक हो, ट्रांसपोर्ट ठीक हो। गरीब आदमी साइकिल पे भी जाएगा, लेकिन अगर रोड टूटे फूटे पड़े हैं, गटर खुले हुए हैं, तो कैसे जाएगा? परेशानी होगी। काम वर्क प्लेस है, वहां माहौल ठीक हो, उसका शोषण ना हो, ठीक है, और शुद्ध पानी, शुद्ध हवा उसको मिल जाए, और उसको अगर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी मिल जाए काम करने की, चाहे छोटी मिल जाए, इन सब सुविधाओं के साथ, उसको कहीं नहीं जाना, न उसको विधायक की जरूरत है, न सरकार से उसकी शिकायतें रहेंगी। उसको सरकार से 2-4 शिकायतें चाहिए, स्पेसिफिक जाए। जैसे इस एरिया की बात करें हम, तो ये समस्याएं तो मूलभूत है। इसके अलावा बहादुरगढ़ एक औद्योगिक क्षेत्र है। फिर भी आप पता कीजिए कि यहां की फैक्ट्रीज में कितने लोग लोकल हैं। मैं लोकल वर्सेस आउटर का मुद्दा नहीं उठा रहा हूं, मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां के लोगों को भी काम मिले, बाहर वालों को भी काम मिले, जो कुशल हो। तो यहां पे स्किल डेवलपमेंट की जरूरत है। आप स्किल्ड होंगे तो आपको काम मिलेगा। यहां बाहर के लोग आए, वो भी स्किल्ड हो, स्किल्ड है उनको काम मिलेगा। यहां के बच्चे भी स्किल्ड हो, उनको भी काम मिले। दूसरा, यहां खेलों की पृष्ठभूमि है, अखाड़ों की धरती है, पहलवानों की धरती है। आपने देखा मनु भाकर यहाँ की 2-2 मेडल लेके आई हैं, और यहाँ के पहलवान बजरंग पुनिया, मतलब
ये पहलवानों की धरती है, तो खेलों में बच्चों को इंकरेज किया जाए, उनको सुविधाएं ज्यादा से ज्यादा दी जाए। जरूरी नहीं होता पढ़ाई के मामले में, उस मामले में फिर जो ब्रेन होता है किसी शहर का, वो ब्रेन अगर अच्छा माहौल हो, अपराध मुक्त माहौल हो, उनको सही ये जो मैंने बेसिक कम्युनिटीज बताई ये मिले, तो दूसरी जगह नहीं जाएगा। वो सोचेगा घर बैठ के कोई स्टार्टअप कर लूं या यहां कंपेरेटिवली छोटी नौकरी कर लूं, मनोबल बढ़े उनका, मनोबल बढ़ता है। बिल्कुल मनोबल बढ़ता है। तो मेरा ये मानना है कि अगर कॉमन मैन को इंपावर्ड करना है तो बेसिक कम्युनिटीज बढ़ा दो, जिसका एग्जाम्पल है इंदौर शहर, नंबर 1 सफाई में है जी। अब वहां के आदमी बाहर जाने से कतराते हैं कि जितनी सफाई, हम सिर्फ एक सफाई पे, सुविधाएं मिल रही हैं, सफाई पे बिल्कुल आपको साफ पानी मिल जाए, सफाई मिल जाए, साफ आपको हवा हो। यहां 3 लाख से ऊपर पॉपुलेशन है, 2 लाख पेड़ है, औद्योगिक क्षेत्र है, हवा नहीं मिल रही है, लोग देख नहीं पा रहे। कई बार जैसे मैं एक बात है कि मैंने देखा जितना मैं देख सकता था, पर 2 आंखों से भला कितना देख सकता था। हम होलिस्टिक प्रॉब्लम्स को नहीं देख पा रहे हैं। शहर की क्या है, हम जहरीली हवा में रह रहे हैं, हम जहरीला पानी पी रहे हैं, हम टूटी फूटी सड़कों पे अपने व्हीकल्स को तोड़ रहे हैं। हमारे पास गांवों में बिजली पर्याप्त समय पे कई समस्याएं आती हैं। जैसे प्रधानमंत्री जी ने सौर ऊर्जा का स्कीम चलाई, लेकिन कुछ लोग ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं कि एरिया में इंप्लीमेंटेशन ना हो उस स्कीम का। हमें उन चीजों को लाना है। सरकार पूरे जोर कोशिश कर रही है। नायब सैनी जी सरकार ने तो कमाल कर दिया है, हर क्षेत्र को मतलब इतनी सुविधाएं देने की इतनी योजनाएं लाई हैं, लेकिन प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन कब होगा, जब यहां का प्रतिनिधि अच्छा होगा। राजेंद्र जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव का समय है, प्रत्येक राजनीतिक दल पूरे जोर शोर के साथ चुनावी संग्राम में उतर चुका है। आप बहादुरगढ़ क्षेत्र से अपने टिकट की दावेदारी को कितना प्रबल मानते हैं, कितना मजबूत देखते हैं? क्योंकि अन्य सभी पार्टियों के दावेदार आज हमारे सामने हैं, उन सभी दावेदारों के सामने आप अपनी दावेदारी को कितना मजबूत रूप में देख पा रहे हैं? देखिए जी, भाजपा में टिकट पाने का एक प्रोसेस होता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ सर्वसहमति से या बहुमत से टिकट का निर्धारण होता है। हमारे यहाँ जिला स्तर पे पूछताछ की जाती है, फिर प्रांत स्तर पे उसके बारे में धारणा बनाई जाती है, फिर संसदीय बोर्ड इस बारे में डिसीजन लेता है। बिल्कुल। मैं राष्ट्रीय स्तर पे इतने सालों से हूं, अगर मैं काबिल हूं, प्रतिभा है, तो ही उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है। जी। तो पार्टी का विश्वास मुझ पे है। अभी भी लगभग 500 से ज्यादा जिलों के 12,000 व्हाट्सएप मैसेजेस मेरे पास रोजाना इंफॉर्मेशन आती है पूरे देश भर की। और दूसरी चीज, स्थानीय स्तर पे मैं जितने दिनों से यहां तो लंबे समय से रह रहा हूं, लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन है। कार्यकर्ता भी मुझे पूरा सहयोग कर रहे हैं और मैं अपनी कैपेसिटी में इतने सालों से यहां रह रहा हूं, जो मेरे पास आया है मैंने पूरा सहयोग किया बिना स्वार्थ के। पहले तो मुझे यह भी नहीं था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, लेकिन जब यह देखा कि जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं वो उपेक्षा का शिकार है, ठीक है, अपने क्षेत्र का विकास करना। कल को मैं यहां का कैंडिडेट बनता हूं, घोषित होता हूं, तो एक झटके में उसी दिन पूरे देश को पता चलेगा कि बहादुरगढ़ शहर कहां है, क्योंकि पूरे देश में मेरे जानने वाले हैं, मेरे परिचित हैं, मेरी स्टेट की टीम्स हैं, भाजपा की किसान मोर्चा की टीम, सबको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि डॉक्टर राजेंद्र भारद्वाज विधानसभा का चुनाव की टिकट मिली। तो जब एक शहर की पहचान होती है तो सबका ध्यान जाता है कि ये शहर इतना पिछड़ा क्यों है। दिल्ली में और इधर रोहतक में विकास हो गया, बहादुरगढ़ क्यों पिछड़ा है? हमारा बच्चा यहाँ 12वीं मेडिकल से या आईआईटी से तैयारी करता है, उसके बाद यहाँ आईआईटी पीएमटी की नीट की तैयारी की कोचिंग्स नहीं है, ऐसा क्या हो गया? मेट्रो कनेक्टिविटी होते हुए हमारे बच्चे पढ़ाई में पिछड़ क्यों रहे हैं? शिक्षा के स्तर को सुधारना, हाँ, बहुत जरूरी है। शिक्षा ही सब कुछ करती है। यहाँ अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की जरूरत है। यहाँ पे ये शहर बिल्कुल दिल्ली से सटा हुआ है, मेडिकल कॉलेज भी आना चाहिए। यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चाइना आए, जहां के नजदीक एम्स है, यहाँ पे कोचिंग सेंटर्स तो एटलीस्ट ऐसे हों जो नेशनल लेवल के, कि बच्चों को इधर उधर भटकना ना पड़े, और यहाँ की बेसिक कम्युनिटीज और ये सुविधाएं हो, तो देखना बहादुरगढ़ गुड़गांव बन जाएगा। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे बहादुरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के दावेदार राजेंद्र भारद्वाज जी को। दर्शकों, उन्होंने बहुत सशक्त और दृढ़ शब्दों में अपनी बात को रखा। जल्दी हम फिर मिलते हैं सत्ता के एक नए दावेदार के साथ। तब तक आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं इंदु बंसल आप सबका अभिनंदन करती हूं अपने खास कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। दर्शकों, हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के नजदीक आते ही सभी राजनीतिक दल जोरों शोरों से प्रचार प्रसार में लगे हैं।
सभी राजनीतिक दलों में टिकट के दावेदारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। उन्हीं लंबी लाइनों के बीच में से कुछ ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनसे हम आपको परिचित करवाना चाहते हैं। हमारे साथ हैं गोहाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा से टिकट के दावेदार राम अवतार बंसल जी। आइए हम इससे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। बंसल जी नमस्कार। नमस्कार। बंसल जी, सबसे पहले आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए, क्योंकि हमारी जनता भी जानना चाहती है कि हमारे बीच में से कौन टिकट के दावेदार हैं। जी मैम। जी मैडम, मेरा यहाँ पे एक मैम रोड के सामने एक स्पेयर पार्ट की दुकान हुआ करती थी सन 1985 में। उसके बाद मैंने जींद मोड़ पे यहाँ पे किराए की ली थी दुकान, और जींद मोड़ पे अपना प्लॉट लेके एक कबाड़ी है उसके सामने, अमीर कबाड़ी के सामने मैंने अपनी पर्सनल जगह खरीद के और उसमें दुकान बनाई थी। तो मेरा स्पेयर पार्ट्स, इंजन पार्ट्स और थोड़े बहुत इंजन वगैरह बेचता था मैं। तो उसके बाद सन 2000 में मैंने सैनिटरी हार्डवेयर पेंट का काम किया था, मतलब चेंज करके लाइन चेंज। तो कुछ कारण ऐसे हो जाते हैं तो कुछ लाइन चेंज करनी पड़ी। तो उसके बाद मैं एक दोस्त के यहाँ मिलने गया था गुड़गांव। तो गुड़गांव में देखा मैंने, भाई यहाँ पे स्कोप अच्छा है, तो मैं गुड़गांव में सैनिटरी हार्डवेयर पेंट का काम बच्चों का भविष्य बनाने के लिए वहां पे मैंने सेट किया था। और मैंने लगभग 2011-12 में ये ऑफिस बनाया है बीजेपी का, जिसमें आप बैठे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी को मैंने सपोर्ट कर दिया था। हमारे अध्यक्ष होते थे श्री रामविलास जी शर्मा, वो आए थे उद्घाटन पे। फिर हमने जनसभा मंडी नई अनाज मंडी में वहां पे हमने अपनी जनसभा करवाई थी। तो कुल मिला के पार्टी के साथ शुरू से जुड़ा हुआ हूं। 12 साल का संघ प्रवेश है मेरा। जगदीश जी मित्तल वहां प्रांत प्रचारक हुआ करते थे उस टाइम पे, तो शाखा लगानी शुरू कर दी थी हमने। तो कुछ कारणों से बीच में व्यापार की कुछ समस्याएं, कुछ और बीच में आना जाना कम रहा। तो ये ऑफिस बनाने का मकसद क्या था मेरा, कि मेरी कुछ जनहित की भावना ऐसे बनी थी तो कुछ न कुछ किया जाए। यहाँ पे हमारे गांव शहर को तो देखो हम संभाल लेते हैं, कुल मिला के नगर पालिका है, ये है वो है, लेकिन गांव के अंदर कोई सुविधा वगैरह पहुंचाना बहुत ही कठिन है। गांव के सबसे बड़ी बात यह है कि गांव के अंदर हमारे वहां के जो भैंस है और है, मतलब हमारे जो पशुधन है हमारा, वो बेचारा मतलब काफी बीमार होके ये वो इतनी देखभाल नहीं हो पाती। सबसे बड़ी बात हमारी है पशुधन का बहुत हमारे को लॉस हो रहा है गांव के अंदर। नंबर दो हमारे छोटे छोटे बच्चे कई बार ऐसी बीमारियों से मर जाते हैं वहां पे, तो मेडिकल सुविधा नहीं है जो होनी चाहिए। और उसके बाद नंबर 3 पे आता है शिक्षा। नंबर 3 पे शिक्षा आती है। शिक्षा प्रणाली देखो ये भी बहुत जरूरी है। छोटे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, प्राइवेट स्कूलों में उनको छोड़ना पड़ता है। जी आप कुछ बता रहे हैं कि आप किस तरह से करना चाह रहे हैं, क्योंकि लोकहित को आप हमेशा ध्यान में रखते हैं। देखो जनता भी आपसे ये जानना चाहती होगी कि राजनीतिक जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या प्रेरणा मिली आपको, कैसी प्रेरणा मिली आपको राजनीतिक? मुझे राजनीति में आना चाहिए। जी मैम जी। तो श्री मनचंदा जी, डॉक्टर मनचंदा जी थे उस टाइम जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद हमारे क्या नाम ये, डॉक्टर भक्तराम गोयल जी है जो, वो हमारे अध्यक्ष बने थे, जिला अध्यक्ष। उस टाइम उनके साथ मैंने काम किया है। उसके बाद व्यापार मंडल का बनाया था मेरे को गोवाने का, तो व्यापार मंडल में देखा है जो भी काम होता पार्टी, छोटे मोटे काम, रामफल को लीजिए हमारे महामंत्री होते थे उस टाइम यहाँ पे हरियाणा के।
तो उसके बाद मेरे को इसमें यहाँ का है ना, यहाँ का मंडल अध्यक्ष बना दिया मेरे को। मंडल अध्यक्ष में काम किया मैंने यहाँ पे। फिर उसके बाद हमारे नरेंद्र जी दैया युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष होते थे सोनीपत में, तो उस टाइप पे मैं उपाध्यक्ष की उपाधि थी मेरे पास। दर्शकों, टिकट किसको मिलती है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन प्रत्येक राजनीतिक दल को ये ध्यान में रखना होगा कि जीत निश्चित रूप से उसकी होगी जिसके साथ जनता है। बंसल जी, गोहाना विधानसभा क्षेत्र से आप अपनी टिकट की दावेदारी को कितने मजबूत रूप से देखते हैं? मैडम, नंबर एक, जी, मैं संघ के संस्कारों से जुड़ा हुआ हूँ, एक तरह से पला हुआ हूँ। जैसे माता पिता अपनी गोद में बच्चे को पालते हैं, हाँ, आपने भी ऐसे 12 वर्ष की अल्पायु हाँ जी, बिल्कुल 12 वर्ष की अल्पायु में जी, मैंने संघ ज्वाइन किया था। जी, तो उसके बाद ऐसी कृपा रही हमारे ऊपर, जी, तो कोई किसी किस्म का ऐब आजकल पता नहीं लोगों के अंदर क्या क्या कमियां हैं, कोई कमी नहीं आने दी। सबसे बढ़िया बात यह है, मैं बड़ा आभारी हूं संघ का। जी, हाँ, जो प्रेरणा, इतनी बढ़िया प्रेरणा जो संघ में मिलती है, हर एक जगह नहीं मिलती है। या सत्संग में मिलती है या संघ में मिलती है, दो ही चीज है ये। बंसल जी, भारतीय प्रेरणा जनता पार्टी स्रोत। आप पर विश्वास करती है, आपको टिकट देती है, तो ऐसी कौन कौन सी विकास योजनाएं हैं जिनको आप गोहाना विधानसभा क्षेत्र में लाना चाहेंगे? देखो मैडम, जी, हमारा है कौन सी समस्याएं आपने ऐसे मुद्दे ग्रामीण रखी? क्षेत्र है हमारा, नंबर एक। ये बात हम सबको समझनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। पहले ग्रामीण क्षेत्र का भला हो। 80% हमारी जनता गांव में रहती है, हाँ जी, ठीक है। अगर ग्रामीण क्षेत्र का भला होगा तो तभी शहर का भला होगा। ग्रामीण खुशहाल होंगे, शहर भी खुशहाल होंगे। ग्राम वाले बेचारे कमा नहीं पाते, कोई ओलावृष्टि होगी जी, कोई आगजनी होगी, कोई ये हो गया, कोई पशु डेथ कर गया उनकी, मतलब ऐसी ऐसी समस्याओं से जूझते हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है, नंबर एक तो वहां पे मेडिकल सुविधा अच्छी हो, गांव में जी, स्वच्छ पानी मिले उनको। नंबर 3, स्वास्थ्य, बच्चों को शिक्षा शिक्षा बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। प्राइवेटों में इतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, प्राइवेटों में करते बहुत है, नहीं दे पाते हैं। सरकारी स्कूलों में सरकारी स्कूलों में इतनी सुविधा जर्जर अवस्था में है। ना के बराबर ही है। बिल्कुल। सभी लोग बोलते हैं, टीवी वगैरह पे देखते हैं हम, और जाके भी देखते हैं, जर्जर हालात में है। बिल्कुल। तो मैं तो ये चाहूंगा, चाहे मेरे को टिकट मिले ना मिले, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी भाई को मिले, भाई जमींदार की तरफ थोड़ा ध्यान करते हुए उसी से हमारे शहर खुशहाल हो सकते हैं। अगर जमींदार खुशहाल होगा तो। कई बार इनको दवाइयां वगैरह है, ये है वो, उनमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, लेकिन अपने बीजेपी के राज में तो ऐसा नहीं हुआ। खैर, अगर भाई कोई आई हो, सुना नहीं मैंने, अगर आई भी होगी तो देखो मेरी नॉलेज में नहीं आई है बात। भाई हो सका शुरू में 5-7 साल पहले, 10 साल पहले कभी आई हो एक आधी बार। तो ये है ना, ये चीजें बहुत गहनता से विचार करना पड़ेगा सरकार को, और विधानसभा में ये आवाज उठाने वाले आदमी मदद कर सकता है। दर्शकों, अभी आप सुन रहे थे गोहाना विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के लिए टिकट के दावेदार राम अवतार बंसल जी को। जल्दी ही हम फिर मिलते हैं अपने कार्यक्रम सत्ता के दावेदार में। आप देखते रहिए टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल। जय हिंद, जय भारत। कुछ समय बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दल पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में उतर चुके हैं। आज का मतदाता जागरूक है, बहुत सोच समझकर अपने मत का प्रयोग करना चाहता है। प्रत्येक राजनीतिक दल के टिकट के दावेदारों की लंबी लंबी लाइनें लगी हैं।
उन्हीं लंबी लाइनों में से कुछ गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से ऐसे चर्चित चेहरे हैं जिनका हम आपसे परिचय करवाना चाहते हैं। हमारे साथ है गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से मुकेश शर्मा जी, जो भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं। आइए हम उनसे कुछ बातचीत करते हैं, उनके बारे में जानते हैं। शर्मा जी नमस्कार। 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 शर्मा जी, सबसे पहले आप अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में कुछ बताइए, निजी जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातें। मैं भारतीय जनता पार्टी में, मुझसे पहले मेरे फादर साहब थे जी। वो उस टाइम ग्रामीण क्षेत्र था, तो मेरे फादर साहब ग्रामीण क्षेत्र के किसान मोर्चा के अध्यक्ष हुआ करते। और फिर मैं 2004 में भारतीय जनता पार्टी मैंने ज्वाइन करी और मैंने जो सक्रिय राजनीति होती है उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने मुझे सपोर्ट सेल का पूरा हरियाणा प्रदेश का संयोजक बनाया। आज मेरे पास वर्तमान में जो मेरे पास जिम्मेवारी है वो मैं खेल प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूं हरियाणा प्रदेश का। इसी माहौल से हम सब लोग चले हुए हैं और गुड़गांव विधानसभा में मैं रेगुलर, क्योंकि मैं 2 बार चुनाव भी लड़ चुका हूं विधानसभा का। हरियाणा का सबसे छोटा कैंडिडेट था जब मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ा, और अब मैं गुड़गांव विधानसभा से अपनी तैयारी में जुटा हुआ हूं। और भारतीय जनता पार्टी मुझे टिकट देगी तो मैं 10 बजे सीट जीत के भी दे दूंगा। मुकेश जी, राजनीति क्या केवल राज करने की नीति है? राजनीति को आप किस तरह से परिभाषित करना चाहेंगे? राजनीति एक सेवा का माध्यम है जी। और मैं राजनीतिक में आया तो मैं सेवा करने के लिए आया हूं। जी। मेरे को शुरू से ही आदत है मेरी कि मैं हमेशा सेवा करता हूं। अपने निजी कोष से मैं बहुत खर्चा करता हूं। अभी मैंने कम से कम 12 लाख कुछ लोगों को खाटू श्याम बाबा की यात्रा कराई है। उसमें उनके बस फ्री, उनका भोजन फ्री। उसके बाद में गुड़गांव के जो बेटियां हैं, जो गरीब बेटियां थी, मुझे लगता था इनकी शादी में मेरे को मदद करनी चाहिए। 11,000 कुछ बेटियों की मैं मदद कर चुका हूं उनकी शादियों में। किसी की मैं फर्नीचर दिया, किसी में कैश दिया, किसी में भोजन कराया। ऐसे करके मैं सामाजिक जो भी कार्य होता है उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूं। शर्मा जी, आप गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, यहाँ इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपने इस क्षेत्र को अच्छी तरह से जाना है। आपको टिकट मिलती है तो सबसे पहले ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको दूर करना चाहेंगे? क्योंकि आज का युवा रोजगार चाहता है, स्वावलंबन चाहता है। आज की महिलाएं हैं जो वो रोजगार चाहती हैं, परिवार में अपना सहायता देना चाहती हैं, अपनी सहायता देना चाहती हैं। जो कन्याएं हैं वो भी खड़े होना चाहती हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती हैं। तो इस दिशा में आप कुछ बताना चाहेंगे? जो आप टिकट मिलते ही सबसे पहले मेरी ये रहेगा कि मैं अपनी क्षेत्र की जनता के लिए मुझे ये करना है। अभी आपने मेरे को रोजगार के बारे में बात की युवा साथियों के लिए। अभी मैंने अपने यहाँ पर कैंप लगाया था, रोजगार मेला। 7,500 बच्चों को मैंने उसमें जॉब दिलाई है। 1 लाख के करीब बच्चे आए थे। सबको जिसकी जैसे एजुकेशन के हिसाब से, जिसने जो डिग्री थी, जिसके पास कोई इंजीनियर था तो उसको इंजीनियर लगवाया, जो हमें लगता था कोई वेल्डर है उसको वेल्डर को लगवाया। जिस कंपनी में, जैसे आईटी कंपनी हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, तो बहुत से बच्चों को आईटी कंपनी में मैंने लगवाया। तो 7,500 के करीब हमने जॉब दिलाई। और जो आप विजन पूछना चाहते हो, हम अपने क्षेत्र में आते ही सबसे पहले कार्य क्या करेंगे, हमारा सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ आयुक्त डिपो है 900 मीटर के, जो इस एरिया में आगे चलोगे आप तो यहाँ एक बहुत बड़ी समस्या है 900 मीटर की। वहाँ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी। आयुक्त डिपो पहले था, वो तो जब पॉपुलेशन ज्यादा हुई तो वहां पर मूलभूत सुविधा नहीं मिलती, जैसे बिजली, पानी, रोड, सिविल। हम चाहते हैं कि उन लोगों को मूलभूत सुविधा मिले और आयुक्त डिपो यहाँ से शिफ्ट हो। और आयुक्त डिपो जैसे शिफ्ट होता है यहाँ से, तो रेवाड़ी में एम्स आ गया, झज्जर में एम्स आ गया, तो गुड़गांव जैसे शहर में पीजीआई आना चाहिए। क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी प्रांत ऐसा नहीं होगा जिसके नागरिक गुड़गांव में ना रहते हो। और अब तो मैं जिले की चैलेंज कर सकता हूं, कोई जिला ऐसा ना होगा पूरे भारतवर्ष में जिसके नागरिक गुड़गांव में ना रहते हो। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का बेटा यहां पर आके टाउनशिप काट सकता है, तो गुड़गांव तो आज एक मिलियन सिटी है, एक हाईटेक सिटी है। और उसके बावजूद भी हमें जब स्वास्थ्य की बात आती है तो हम सबसे पीछे हैं। अभी मुझसे एक मीडिया वालों ने भी मुझसे सवाल किया था कि भाई साहब सरकारी हॉस्पिटल के बारे में कुछ बताओ। मैंने कहा मैं सरकारी हॉस्पिटल नहीं चाहता, मैं तो गुड़गांव जैसे शहर में पीजीआई होना चाहिए। ये मेरा सबसे पहला उद्देश्य है कि मैं बनते ही मैं अपनी विधानसभा में सबसे पहला जो अपना वक्तव्य रखूं तो सबसे पहला ही मैं पीजीआई के बारे में बोलूं कि इस क्षेत्र में जरूरत है। आज आपने गुड़गांव में घूम के देख रहे हो, गुड़गांव जैसे शहर में हमारा बस स्टैंड जो गुड़गांव आता है
वो आज से 50 साल 100 साल पहले भी ऐसा ही था और आज भी ऐसा है। हमें ये लगता है कि गुड़गांव जैसे शहर में जब उतरे आदमी बस स्टैंड पे, तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि वास्तव में कोई बहुत अच्छा बस स्टैंड बना है, उसे वाईफाई हो, उस पर रेस्ट करने की सुविधा हो, उस पर जब बसें आए तो लगे कि वास्तव में यहाँ पर बहुत अच्छी सुविधा है। मतलब हाईटेक होना चाहिए बस अड्डा, कि हमें लगे कि ये हमारी सुविधाओं से पूर्ण होना चाहिए। हाँ, हमारी योजना है ये सब लोग। जब अच्छी सुविधा होगी तो लोग बैठ नहीं सकते ना। जी बिल्कुल। अब हमारे यहाँ पर गुड़गांव जैसे शहर में जी हमसे अच्छा तो मेवात का बस स्टैंड है, लेकिन हम ये चाहते कि वो अच्छा बने। अच्छा बनेगा तो उसमें हमारी भी भागीदारी रहेगी कि हम चाहेंगे हम विधायक बने तो ये कार्य हम सब लोग करें। तीसरी हमारी योजना जो आप सबके बीच में, हमारे यहाँ एक सेक्टर 5 का ग्राउंड है, उस सेक्टर 5 के ग्राउंड में एक इंडोर स्टेडियम बने कि बच्चे अब गलियों में क्या खेलेंगे बच्चे, छोटी छोटी गलियों में बच्चा क्या खेल सकता है। हम चाहते हैं इंडोर स्टेडियम बने, कोई बैडमिंटन खेले, कोई वॉलीबॉल खेले, कोई लॉन्ग टेनिस खेले, उसके अंदर ही सारी गेमों की सुविधा हो, रेसलिंग हो, कबड्डी हो, उसकी हो। ऐसे करके हम सोच रहे कि ऐसी एक ऐसा स्टेडियम बने जो इंडोर स्टेडियम हो। वो हमारे यहाँ जनाबी है, उड्डा का ग्राउंड है बहुत बड़ा 5-6 एकड़ का। महिलाओं के लिए कुछ? महिलाओं के लिए हमने स्पेशल किया, अभी हमने सिलाई सेंटर शुरू किया है अपने निजी कोष से। बहनों को लगता है कि सबसे पहले आत्मनिर्भर वाली बात है जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको रोजगार मिलना चाहिए। अगर जो बहनें सिलाई जानती हैं तो हमें लगता है कि वो अपना खुद का कार्य कर सकती है। अगर जो वो ब्यूटी पार्लर का कोई कोर्स जानती है तो वो कुछ ना कुछ कर सकती है। तो ऐसी योजनाओं के साथ हमने लगा कि अभी हम पहले सिलाई सेंटर शुरू किए। आने वाले भविष्य में हम सोच रहे हैं कि हम ब्यूटी पार्लर का भी एक ऐसा कोर्स शुरुआत कराएं कि बहनों को, और फिर उसके बाद उसकी व्यवस्था भी करें। कई बार बहनें सीख लेती हैं लेकिन क्या होता है कि वो जल्द पैसों के लिए वो अपना कार्य शुरू नहीं कर पाती, तो हम अपने निजी कोष से देंगे और उनका ये कार्य भी जल्दी से जल्दी शुरू कराएंगे। हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र में एक्सपोर्ट का काम बहुत ज्यादा है, तो हमारे जो थैले भी हैं बन के आते हैं, वो थैले भी हम यही प्रयास करते हैं कि भारत को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, तो हम उन थैलों को भी बहनों को दें काम वो, और वो उनको काम मिलेगा तो हमारे लिए थैला भी बनाएंगी, उनको भी पैसे का एक व्यवस्था बनेगी। ऐसी छोटी छोटी विषय पे हम सब लोग अभी आने वाली 7 तारीख को हम अपने एरिया में तीज उत्सव बना रहे हैं। तीज उत्सव पे तो हम जितनी भी बहनें पार्लर वाली है उनसे हम कॉन्टेक्ट में हैं, उनके वहां पर जो भी मेहंदी लगेगी उनका जिस बहन को फ्री ऑफ कॉस्ट होगा वो उससे उनको भी काम मिलेगा और बहनों को भी लगेगा कि कोई भाई उसके साथ खड़ा है। ऐसी योजनाओं के साथ हम बहनों के साथ चले। और अभी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने एक काम चलाया लखपति दीदी वाला, जो आज की डेट में पहले पुरुषों के नाम कोई भी प्लॉट हुआ, कोई लैंड हुई, वो पुरुषों के नाम होती थी। अब सरकार की तरफ से जो योजना मिलेगा, जो प्लॉट मिलेंगे, वो लखपति दीदी इसलिए भी बनाई गई है क्योंकि वो प्लॉट भी उनके नाम होगा। एक ड्रोन से खेती के बारे में बहुत, मेरा तो सारा शहरी इलाका है, इसमें तो ऐसा कोई काम ही नहीं है, लेकिन आउटर हरियाणा में हाँ से बढ़ेगा और मनोबल भी बढ़ेगा और एक रोजगार भी मिलता है। और जो हम सोचते हैं कि रोजगार इतना बड़ा विकसित हरियाणा में, तो हम चाहते हैं कि कोई भी बहने ये ना कह पाए कि हमें काम ना मिला। दर्शकों, मुकेश जी के साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। जहां लोकसभा चुनाव 2024 के बाद कांग्रेस पूरे जोश के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है, वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अब बहुत सजग है। ऐसे उम्मीदवार को वो पार्टी टिकट देगी जो जीत के साथ उनके सिर पे ताज सजाने की सामर्थ्य रखता है। हमें मुकेश शर्मा जी से बात करके बहुत अच्छा लगा और हम ये मंगल कामना करते हैं कि आप विजय रहें। और दर्शकों, हम फिर आपसे बहुत जल्द मिलते हैं सत्ता के दावेदार अपने प्रोग्राम में टॉक शो विद डॉक्टर इंदु बंसल के साथ। धन्यवाद।